उत्तर प्रदेश में उमेश पाल को मारे जाने की घटना ने योगी सरकार की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि उसे बाकायदा पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि उमेश पाल कोई संत था, दूध का धुला हुआ था, या कोई साधारण आदमी था, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। उमेश पाल खुद एक माफिया था, छटा हुआ गुंडा मवाली था। उसकी मौत दो माफियाओं के बीच रंजिश का नतीजा थी, लेकिन उसकी मौत के बहाने हिंदू बनाम मुसलमान का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब तो पता चला है कि नफरत की इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए विजय को उस्मान बनाकर मुठभेड़ में मार दिया गया। खैर, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उमेश पाल कौन था जिसकी 24 फरवरी को उसके घर के सामने अतीक अहमद के गुर्गों ने जान ले ली, और जानेंगे कि अतीक अहमद के साथ उसका रिश्ता क्या था। तो सुन लीजिए, एक समय था जब उमेश पाल खुद अतीक अहमद का गुर्गा था। वो उसके पैरों में लोटता रहता था। धीरे धीरे उसने अतीक का विश्वास जीता, लेकिन जब अतीक अहमद को जेल हो गई तो वो खुद उसकी जगह लेने की कोशिश करने लगा, और यह बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। प्रयागराज के अपराध जगत की जानकारी रखने वाला हर आदमी कहता है कि उमेश पाल ने माफिया अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लिए थे। इस पैसे से वो बंदूक के दम पर विवादित जमीनों के सौदे करने लगा। शुरू शुरू में तो उसने अतीक अहमद को विश्वास में लेकर यह काम किया, लेकिन बाद में वो अपने गुरु को ही चकमा देने लगा, धोखा देने लगा। और जब अतीक अहमद को गुजरात जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो उसे लगने लगा कि अब वो खुद उसकी जगह ले सकता है। अतीक के गुजरात जेल जाने के बाद उसने धड़ाधड़ जमीनों के सौदे करने शुरू कर दिए। बताते हैं कि कई सौदे करोड़ों के थे। पुलिस प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसने उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और उन पर कब्जा कर लिया। अतीक अहमद को बहुत समय तक इसका पता ही नहीं चला, और जब चला तो उसे यह बात चुभ गई। वो उमेश पाल से खतरा महसूस करने लगा। उसे महसूस होने लगा कि प्रयागराज में उसके वर्चस्व के लिए उमेश पाल चुनौती बन गया है। उसके गुर्गों ने कई बार उमेश पाल को समझाया कि वो अतीक अहमद के खिलाफ जाकर अपना काम न करे, उसे अपना गुरु, अपना बॉस माने, हर सौदे में उसे विश्वास मिले और एक निश्चित रकम उसे पहुंचाया करे। लेकिन उमेश पाल किसी भी तरह से उसके गुर्गों के काबू में नहीं आ रहा था। नतीजा, प्रयागराज में अपना वर्चस्व खत्म होने के डर से अतीक अहमद ने उमेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। प्रयागराज के सरकारी सिस्टम में रहे कुछ बहुत बड़े अफसरों की माने तो जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो अतीक अहमद और उमेश पाल के बीच बढ़ती दुश्मनी की पुष्टि करते हैं। देखिए कि नवंबर 2022 में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट बन गया था। अतीक अहमद उन दिनों गुजरात की जेल में पड़ा हुआ था। उमेश पाल की समझ में आ गया कि कमिश्नरेट गठित होने के बाद 2-3 महीने तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उहापोह की स्थिति रहेगी, तालमेल बिठाने में दिक्कत होगी। उमेश पाल ने इसका भरपूर फायदा उठाया। अतीक अहमद के गुर्गों को उसने सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने अतीक के करीबियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। अब उमेश पाल अपराध के खेल का मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन चुका था, और वो अतीक के करीबियों की जमीन के सौदे में दखल देने लगा था। सिक्का बदल गया था। उमेश पाल चाहता था कि अब अतीक के लोग उसके इशारों पर काम करें। इस झगड़े की वजह से दोनों के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। उसके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हो गए थे। प्रयागराज में जो हो रहा था उसकी शिकायतें लगातार गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद तक पहुंच रही थी, और अब अतीक ने उमेश पाल को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। कुछ लोग बताते हैं कि कोलकाता के बंदरगाह इलाके में तमाम मुस्लिम गद्दी मालिकों से अतीक के गहरे रिश्ते हैं। आरोप है कि उसने गद्दी मालिकों के लिए कोलकाता में अपने गुर्गों के जरिए कई वारदात को अंजाम दिया था। उमेश पाल को मारने में अतीक अहमद ने इसी रिश्ते को भुनाया है, ऐसी बात हो रही है। पुलिस को संदेह है कि उमेश पाल को मारने के बाद सारे शूटर प्रयागराज के सैदाबाद में रुके थे और अगले दिन सुबह सुबह अलग अलग जगहों की ओर भाग निकले। इनमें से कुछ शूटरों ने कोलकाता में गद्दी मालिकों के पास शरण ली, ऐसा लगता है हमारे सूत्रों को। लेकिन अभी तक किसी शूटर के विदेश भागने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ये पुलिस कहती है। उसका दावा है कि वारदात के बाद अतीक ने जेल में अपने करीबियों से कहा, मैं कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, मैं फैसले लेने में गलतियां नहीं करता, लेकिन इस बार मुझसे बड़ी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र चलने के दौरान यह घटना नहीं करानी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब उमेश पाल को निपटाने की योजना बनाई गई तो बहुत छांट कर लोगों को इसके लिए चुना गया। बताते हैं कि घटना के वक्त सारे शूटरों की भूमिका पहले से तय थी। इसका बाकायदा रिहर्सल भी किया गया था। उमेश पाल और उसके दोनों गनर को कैसे बारी बारी से ठिकाने लगाना है, यह तक तय हो चुका था।
इस प्लान के मुताबिक घटना के दौरान अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को गाड़ी में ही रहना था, लेकिन मौके पर वो अचानक जोश में आ गया और गाड़ी से बाहर निकलकर उमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। सीसीटीवी फुटेज में वो साफ नजर आ रहा है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अगला नंबर असद का है और किसी भी समय यह खबर आ सकती है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ हमलावरों को पनाह देने वाले बिहार और गोरखपुर के कुछ माफियाओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि हमलावरों को छिपने और आगे भागने में बिहार और गोरखपुर के कुछ माफियाओं ने मदद की है। इनके रिश्ते अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम से बताए जा रहे हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि शूटरों की तलाश में 15 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं और हम उन्हें दबोच कर रहेंगे। दूसरी तरफ इन्हीं सब गतिविधियों की वजह से अतीक अहमद अब एक बार फिर से यूपी पुलिस के निशाने पर है। उसे गुजरात से यूपी लाने की कवायद भी तेज हो गई है। पुलिस अतीक और उसके भाई को रिमांड पर लेने की योजना बना रही है। किसी भी समय पुलिस अदालत से दोनों को पुलिस रिमांड पर देने का अनुरोध कर सकती है। यह खबर मिलते ही अतीक के परिवार वालों के कान खड़े हो गए। पहली बार उसके घर की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उमेश पाल के मामले में अतीक अहमद को झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस उमेश पाल को यूपी पुलिस सलाम ठोक रही थी, सुरक्षा दे रही थी, वो खुद अतीक अहमद की फैक्ट्री से निकला हुआ कारिंदा था। वो खुद पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ था। वो खुद एक ऐसा माफिया था जो अतीक के आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा करने की फिराक में